अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बीबी मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करते हैं फ़ीवर के बारे में। फ़ीवर क्या होती है, इसके ग्रेडिंग्स क्या क्या हैं और इसके काजेज़ क्या क्या हैं और इसके होम रेमेडीज़ क्या क्या हैं, मतलब घर में इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीवर की। फ़ीवर क्या होता है और इसकी ग्रेडिंग्स क्या क्या हैं। फ़ीवर कुछ नहीं है, बस एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो हमारी इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। ये जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस, फॉरेन पार्टिकल्स जब बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो उसको मारने के लिए, उनके ग्रोथ को कम करने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ये सिर्फ एक इम्यून सिस्टम है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस मॉनिटर और मैनेज करने की ज़रूरत है। इसे कंप्लीट ख़त्म नहीं करना है और ना ही मारना है, कंप्लीट मारना है, बस इसे मैनेज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ीवर क्या होता है। फ़ीवर तो मैंने बता दिया, ये एक जस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी और बॉडी के अगेंस्ट जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स या वायरसेस या फिर बैक्टीरिया जब बदन के बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स या फिर एक जंग शुरू कर देती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि जो बैक्टीरियाज, वायरसेस हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। इसीलिए टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना ज़रूरी होता है ताकि वो उनका ग्रोथ को ख़त्म कर दिया जाए या फिर उनके ग्रोथ को कम कर दिया जाए कुछ हद तक। फिर चलिए उसके बाद में बात करते हैं ये उसकी नॉर्मल ग्रेडिंग्स कितनी होती हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहीट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम इसको कैसे पता करते हैं कि फ़ीवर है, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा हो तो उसे फ़ीवर में कंसिडर किया जा सकता है। कैसे नापते हैं आपको पता है, हम थर्मोमीटर के ज़रिए से नापते हैं। थर्मोमीटर मुंह में या फिर एक्जिला में रख के माप सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है इसका। अगर इसकी ग्रेडिंग्स देखते हैं कि कब माइल्ड फ़ीवर होगा, कि कब मॉडरेट फ़ीवर होगा और कब हाई ग्रेड फ़ीवर होगा। तो पहले देखते हैं, हम बात करते हैं माइल्ड फ़ीवर की। माइल्ड फ़ीवर कितना होता है हमारा, 100 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहीट तक। मतलब इसका मतलब ये है कि माइल्ड फ़ीवर हम कब कहेंगे, 100.5 टू 102.5 डिग्री फ़ारेनहीट तक हम इसको माइल्ड फ़ीवर में कंसिडर करेंगे। और मॉडरेट कितना होगा, 102.5 से 104 तक डिग्री फ़ारेनहीट तक हम इसको मॉडरेट ग्रेड फ़ीवर कह सकते हैं। और हाई ग्रेड फ़ीवर क्या होगा, जब 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहीट तक हो जाएगा तो इसे हम हाई ग्रेड फ़ीवर कहते हैं। बेसिकली फ़ीवर के भी 3 ग्रेड होते हैं। जब 1 से 2 डिग्री बस बढ़ जाता है नॉर्मल से तो उसे माइल्ड कहते हैं, या फिर उससे और 2 बढ़ जाता है तो उसे मॉडरेट कहते हैं, और उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम हाई ग्रेड फ़ीवर कहते हैं। और लास्टली इम्पॉर्टेंट, जब 106 डिग्री फ़ारेनहीट से जब अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। तब आपको, जब हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन होती है तब आपको क्लिनिक जाना है। उससे पहले आप घर पर ही मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि 2-2 डिग्री का डिफरेंस है तो आप घर पर ही मैनेज कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे उसकी रेमेडीज़ बताऊंगी। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं वो सब हम बाद में देखेंगे। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फ़ीवर होता क्यों है। एक तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया कि वायरस हो सकते हैं या फिर बैक्टीरियाज होते हैं। अब ये कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, ये देखते हैं। एक तो हमारी फ़ीवर कैसी होती है, वायरल फ़ीवर हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, या तो फंगल भी हो सकते हैं। इसके काजेज़ भी यही हैं कि कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई फंगस एंटर किया तो बॉडी में इसके अगेंस्ट भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से हमको फ़ीवर महसूस होता है। ये तो सबसे उसके मेन इम्पॉर्टेंट काज हैं। फिर उसके बाद उसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी फ़ीवर बढ़ सकता है, स्किन इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है फ़ीवर, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी की वजह से भी फ़ीवर बढ़ सकता है। उसके अलावा
कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर कहीं र्यूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, और कैंसर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, ये देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना, हमेशा रिलैक्स रहना है। कोई भी कंडीशन हो, हमें स्ट्रेस में नहीं जाना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ को अपने दिमाग में रख के उसी बार बार सोच रहे हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारे एंडोक्राइन के प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। इसीलिए तो हमेशा कोई भी सिचुएशन, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कुछ भी हो, आपको रिलैक्स रहना है और अच्छे से डील करना है। ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर, जैसा हम सोचते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे बुखार है, ये है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। बुखार है, टेम्परेचर ज़्यादा है सिर्फ, हाँ तो कम हो जाएगा, ठीक है, बस बात ख़त्म। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, घर पर भी डील कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेस हो गया, फिर हेडेक की वजह से भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक की वजह से भी होता है, कोकेन और एम्फेटामिन की वजह से भी हमको फीवर आने के चांसेस हैं। तो ये थे काजेस, फीवर के काजेस कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होम रेमेडीज़। जब आपको लग रहा है कि बुखार है या फिर फीवर है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस सूरत में कुछ हैवी काम नहीं करना है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है तब, क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है और बहुत काम करता रहता है, क्योंकि लड़ता रहता है ना, फिर बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट लड़ता रहता है, फाइट करता है, तब उसे रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब हमको रेस्ट करना है, कोई काम करके और स्ट्रेस नहीं देना है इम्यून सिस्टम को। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा बेड रेस्ट। बेड रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और ना ही ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना है ओवरऑल। फिर दूसरा आता है हमारा एडिक्वेट हाइड्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई चीज़ घर पर ही, अगर कोई चीज़ आपको गर्म लग रही है तो उसे कुछ देर तक के लिए पानी में डालते हैं ना, ठंडा होने के लिए। उसी तरह देखिए, जब फीवर होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमको फीवर होता है, तब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो स्वेटिंग होने लगती है हमको। जब स्वेटिंग लगती है तो बहुत सारा पानी लॉस होता है हमारी बॉडी से। तो इसे मेंटेन करने के लिए, हमारा बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हमको पानी लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब देखिए, ओवरऑल फीवर में आपको हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना। क्योंकि जब पानी कम हो जाएगा, एक तो स्वेटिंग के ज़रिए से पानी बाहर जा रहा है, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो बॉडी में पानी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन, जब हाइड्रेशन करना है हमको हमारी बॉडी से, तो क्या क्या ले सकते हैं। बहुत सारा पानी पी सकते हैं, या फिर ORS भी ले सकते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वो भी ले सकते हैं, और एक हमारा जेलेटिन भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी हाइड्रेशन के बारे में। फिर उसके बाद फ्रूट जूसेस, इसमें लिक्विड्स ही लेना है। देखिए, अब जब हम फीवर की बात करते हैं तो उसमें डाइट का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। डाइट कैसे लेना है, बिल्कुल हल्की ग़िज़ा लेना है। क्योंकि देखिए, जब आपका बॉडी बहुत वीक है, अब फीवर में हर एक सिस्टम वीक हो जाता है, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक रहा होगा, इसीलिए आपको एकदम चिकन मटन ये वो नहीं लेना चाहिए। हल्की जैसे खिचड़ी हो गई, फिर फ्रूट्स हो गए, सलाद हो गए, फिर सूप हो गए, चिकन सूप, वेज सूप ले सकते हैं। ये हल्का डाइट मेंटेन करना है आपको, और न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन करना है आपको फीवर के टाइम पे। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रूट जूसेस की। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, जिसकी वजह से आप फ्रूट जूसेस भी लेते हैं। फ्रूट जूसेस को देखिए, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेना है, इसको बेटर अब्जॉर्ब होने के लिए जब आप लेते हैं तो उसको अब्जॉर्ब भी तो होना है ना। अब्जॉर्ब होने के लिए आपको जितना पानी लेते हैं उतना ही जूस, या फिर जितना जूस लेते हैं उतना ही पानी। अभी आधा कप जूस ले रहे हैं तो आधा कप पानी उसमें डाइल्यूट करके ले सकते हैं, ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए जो फ्रूट जूस है वो बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, और दूसरा कि हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे।
तो ये था इम्पोर्टेंट कि फ्रूट जूसेस कैसे लें। बहुत सारे गलतियाँ करते हैं कि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड जूस लेते हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद अब बात करते हैं डाइट की तो पहले बात करते हैं कि लाइट रहना चाहिए, एकदम हेवी ग़िज़ा नहीं लेना चाहिए। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं वेट कंप्रेशन में हम क्या देखते हैं कि जो टवल होता है, कॉटन टवल जो होता है, वो उसे भिगो कर ठंडे पानी में नहीं, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में, फुल गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ठंडे से और चिल्स भी हो सकते हैं, उसकी वजह से और भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसकी हम नॉर्मल वाटर, टैप वाटर ले सकते हैं या थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हैं। वो लेकर यहाँ फोरहेड पे या फिर रिस्ट जॉइंट पे और लेग में रख सकते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है कि बॉडी स्पॉन्जिंग। ये बॉडी स्पॉन्जिंग क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनको एंटीपायरेटिक्स या फिर हमारा पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन से अगर किसी को एलर्जी है, तब उस कंडीशन में हम एंटीपायरेटिक्स तो नहीं दे सकते, और टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है तो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी स्पॉन्जिंग के बेहतरीन तरीका है। इसमें क्या करते हैं, ये पानी ठंडा, ना कि फुल ठंडा होता है और ना कि फुल गर्म, गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, जस्ट नॉर्मल वाटर या फिर नॉर्मल से थोड़ा गर्म, छीते से ऐसे आराम से छू सकते हैं पानी। फिर उसके बाद उसमें एक कपड़ा डुबो के बच्चे को या फिर बड़े को, दोनों को कर सकते हैं। ये चेस्ट पे, अब्डोमेन पे, हाथ पैर पे और पीछे बैक पे रख सकते हैं। जैसे एकदम स्पॉन्जिंग करना है और लेयर चढ़ाते जाना है, एक बार 2 बार लेयर। जब एक बार लेयर चढ़ाएंगे तब टेम्परेचर के ज़रिए से स्वेट निकल जाएगा और वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद और एक लेयर चढ़ाना है। ऐसे ऐसे कर करके आप टेम्परेचर का 1 से 2 डिग्री कम कर सकते हैं। देखो 40 मिनट्स या 30 मिनट्स में जितना आप स्पॉन्जिंग करोगे उतना 1 या 2 डिग्री कम हो सकता है, डिग्री कम हो सकता है टेम्परेचर। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, ये सब हो गए हमारे टेम्परेचर, ये होम रेमेडीज़ के बारे में। फिर उसके बाद वेट कंप्रेशन भी हो गया और बॉडी स्पॉन्जिंग भी हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं रूम। जब आप एक रूम में रेस्ट कर रहे हैं तो रूम कैसा होना चाहिए, उसमें डिम लाइट होना चाहिए और नॉर्मल से थोड़ा कूल होना चाहिए वो रूम, क्योंकि अगर गर्म है तो फिर और हमको गर्मी है, फिर और गर्मी होगी तो बॉडी बहुत हीट हो जाएगी। तो इसीलिए कूल करना है तो थोड़ा कूल रहना भी है रूम। फिर उसके बाद बात करते हैं कपड़े कैसे पहनना चाहिए। एकदम हेवी नहीं पहनना चाहिए, ये कोट पहन लिए, ये पहन लिए, वो पहन लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ 1 या 2 लेयर ही रहना चाहिए और वो भी सिंपल रहना चाहिए। फिर उसके बाद ये सब थे हमारे होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट तो बेड रेस्ट देखा, फिर हाइड्रेशन देखा, फिर डाइट देखा, फिर फ्रूट जूसेस देखा हमने, और वेट कंप्रेशन की भी बात की हम, और सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी स्पॉन्जिंग की भी बात की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं OTC मेडिसिन। अगर इन सब से आपका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो फिर आपको OTC मेडिसिन देने की ज़रूरत। ओवर द काउंटर आपको बहुत से टैबलेट मिलेंगे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस और सबसे अच्छा बेहतरीन हमको आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल लेना चाहिए। छोटे हो या बड़े हो, दोनों को पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सेफ मेडिसिन है फॉर एंटीपायरेटिक और एज वेल एज फॉर टू रिड्यूस द टेम्परेचर। सो गाइस, ये सब थे हमारे होम रेमेडीज़। फीवर क्या होता है, उसके ग्रेडिंग्स क्या क्या होती हैं और उसके काजेज़ भी क्या कहते हैं वो भी हमने जाना। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।